वेलकम बैक टू डीप हेल्थ नॉलेज। सो आज एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ चुका हूँ। काफ़ी डिटेल टॉपिक है और किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं और पूरी वीडियो देखना है एकदम। और ये वाला टॉपिक तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं आने वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस, जिसका हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं सिनॉप्सिस। सो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 टियर सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो कि अगर आप खुद पढ़ लोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सो बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा रिकमेंड करी गई थी। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर टोटल 3 लोग थे, जिसमें थे हमारे पहले ए.वी. अलेक्जेंडर, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और थर्ड थे लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस। उस टाइम पर टोटल ₹64 लाख स्पेंड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। साथ ही साथ 11 सेशंस हुए थे जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया गया था। टोटल टाइम जो लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। कहीं कहीं पर लोग कहते हैं 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। तो अगर बाई चांस आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो या तो 17 दिन होंगे या फिर 18 दिन होंगे, दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि दोनों ही ठीक है। साथ में टोटल इसके अंदर 395 आर्टिकल्स हैं 22 पार्ट्स के अंदर और 12 शेड्यूल्स में। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, जिसके टेम्परेरी चेयरमैन थे सचिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया था। अब 3 टियर सिस्टम जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके अंदर सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र सरकार। ये गवर्नमेंट पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर डोमिनेंस रखती है। सभी स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट इसके अंडर में आती हैं। देन आती है स्टेट गवर्नमेंट, ये अपनी हर स्टेट की अलग अलग सरकार होती है, जिसे हम राज्य सरकार भी कहते हैं। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार। ये हर स्टेट के अंदर अलग अलग जगह की लोकल गवर्नमेंट होती है। अब डिस्कस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसके अंदर टोटल 3 ब्रांचेज हैं, पहली लेजिस्लेचर, दूसरी एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है हमारी जुडिशरी। लेजिस्लेचर, अगर आप लेजिस्लेचर को ब्रेक डाउन करोगे तो ये बनेगा लेजिस्लेट, जिसका मतलब होता है टू पास अ लॉ और या फिर टू मेक अ लॉ। सो लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना, पॉलिसीज़ को बनाना। इसका बस इतना ही काम है, लॉज एंड पॉलिसीज़ को बनाती है। इसको हम लोग पार्लियामेंट भी कहते हैं। साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया, वो बॉडी जो कि अमेंड या फिर इनेक्ट करती है किसी स्टैट्यूट को। अमेंड मतलब टू चेंज, इनेक्ट मतलब टू पास ए लॉ, और स्टैट्यूट मतलब लॉ या फिर रूल। उसके बाद आती है हमारी अगली ब्रांच एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यकारी। एग्जीक्यूटिव को अगर आप ब्रेक करोगे तो बनेगा एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट यानी किसी कार्य को करना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। सो ये वो बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन किसका, लॉ और पॉलिसीज़ का, जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया। यानी जो लेजिस्लेचर ने लॉज बना दिए, अब उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना है, वो काम करेगा एग्जीक्यूटिव। वो उस बॉडी का काम है। अब लॉज बन गए, इम्प्लीमेंट हो गए, अब वो लॉज सभी सिटीजन्स के द्वारा अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रहा है नहीं हो पा रहे, किसी के लॉज ब्रेक तो नहीं हो रहे या फिर वायलेट तो नहीं हो रहे, वो चेक करता है जुडिशरी। सो जुडिशरी जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया और एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कराया, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, और उसके बिहाफ पे जो लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको चेक करता है, और उसके बाद सभी लोगों को जस्टिस देता है। अगर किसी के लॉज या फिर किसी के राइट्स अगर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, किसी के वायलेट हो रहे हैं एक्चुअली में, तो फिर उसको जस्टिस दिलाने का काम है जुडिशरी का। एंड जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के। अब इसके बाद लेजिस्लेचर के अंदर 2 ब्रांचेज आती हैं हमारी, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं, और लोकसभा हमारा हाउस ऑफ पीपल। अब राज्यसभा हमारा होता है अपर हाउस है, लेकिन इसके पास पावर कम है। ध्यान रखना, ये अपर हाउस होता है लेकिन पावर इसके पास कम है। इसके चेयरमैन जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट। टोटल 250 सीट्स हैं इसके अंदर, जिसमें से 238 सीट्स होती हैं स्टेट्स प्लस यूटीज़ की, प्लस जो 12 सीट्स होती हैं वो होती है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ध्यान रखना, इसके चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, बट ये जो 12 मेंबर्स हैं ये नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, नॉट वाइस प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट ओनली। इसका जो टेन्योर है वो है 6 ईयर्स का, और 1/3 मेंबर जो है इसके वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मिनिमम एज जो चाहिए आपको टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा वो है 30 ईयर्स। ये परमानेंट हाउस है, इसको किसी भी कंडीशन में डिसॉल्व नहीं करा जा सकता। और ये ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम 30 डेज तक होल्ड कर सकती है। जो मनी बिल है उसको ये मैक्सिमम 40 डेज तक होल्ड कर सकती है, यानी 14 दिन के अंदर अंदर इन्हें मनी बिल का रिप्लाई करना होगा या फिर उसको वापस लोकसभा में भेजना होगा।
साथ ही साथ लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, याद रखना लेयर लोकसभा एल लोकसभा और एल यानी लोअर हाउस। तो लोकसभा लोअर हाउस है बट इसके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि खुद लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। टोटल इसके अंदर होते हैं 552 सीट्स, जिसमें से 530 सीट यानी 530 सीट्स होती हैं स्टेट्स की और 20 सीट्स होती हैं यूटीज़ की, प्लस 2 सीट्स होती हैं एंग्लो इंडियन की, जो कि अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। अभी कहीं कहीं पे लोग कहते हैं कि टोटल 550 सीट्स कर दी गई है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं वो अब रहे तो है नहीं, लेकिन 552 सीट्स हैं टोटल। बट अब मोस्ट लोग इसे 550 ही कहते हैं क्योंकि एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी खत्म हो चुकी है। 5 साल का इसका टेन्योर होता है मैक्सिमम, बट इमरजेंसी के टाइम में इसको हम लोग मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी मान लो 5 साल का टेन्योर है, अब इमरजेंसी लगा दी गई है कंट्री के अंदर, तो उसको हम लोग मैक्सिमम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी कंडीशन है कि पहले इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड करेंगे। अगर 6 महीने भी इमरजेंसी ख़त्म नहीं होती है तब वापस से हम लोग इसको अगेन 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उस केस में मैक्सिमम 1 साल के लिए एक्सटेंड होगा। ये जो मिनिमम एज है इसके लिए वो है 25 ईयर्स, और ये हाउस डिसॉल्व हो सकता है, ये परमानेंट हाउस नहीं है। प्लस लोकसभा ही ऐसा हाउस है जो कि मनी बिल को ओरिजिनेट कर सकता है। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के पास पावर नहीं है कि वो मनी बिल को ओरिजिनेट कर सके। मनी बिल ओरिजिनेट होगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा। अगला आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी वापस से 2 ब्रांचेज आती हैं। पहली यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। अगली हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक। तो आर्टिकल याद करने के लिए कुछ फार्मूला बना लेना अपने, ऐसे कि मान लीजिए 52 है, आगे यहाँ पे 1 लगाया और 2 के अंदर +1 कर दिया तो 153 हो गया। ऐसे 167 वो 78 के आगे 1 लगाया, -1 दोनों में कर दिया तो 167, यहाँ 167 आ गया। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 चीज़ें आती हैं हमारी, जो है हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है कंट्री के। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है गवर्नर जो कि स्टेट के हेड होता है, फिर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर आता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इन एग्जीक्यूटिव जो कि हमारा आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट और कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। मिनिमम एज जो चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए वो है 35 ईयर्स। इलेक्टेड यानी कि इलेक्ट करे जाते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज से, जो एक प्रोसेस है इलेक्ट्रल कॉलेज। साथ ही साथ इम्पीचमेंट यानी कि इनको हटाया जा सकता है इनके ऑफिस से अंडर आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए भी। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी यही अपॉइंट करता है। वीटो पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास बस, और पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 72 यानी किसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इमरजेंसी पावर्स होती हैं विद प्रेसिडेंट ओनली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि आर्टिकल 74, 75 एंड 78 में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे पहले आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी एंड वर्किंग हेड ऑफ द कंट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर पीएम के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि हाईएस्ट ऑफिसर है इंडिया के, ये चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। साथ ही साथ ये यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं सारे के सारे लीगल मैटर्स पे, और यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अपॉइंट और रिमूव कर जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कोई भी फिक्स टेन्योर इनका नहीं है। अगला आता है हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव। सो गवर्नर आते हैं सबसे पहले जो कि होता है हमारे स्टेट के हेड, अपॉइंट कर जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। टेन्योर इनका भी फिक्स नहीं है, मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स, और इनका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर किसी स्टेट के अंदर किसी गवर्नर का खुद का कोई बिजनेस है तो अपने बिजनेस को वो हर तरीके से प्रोटेक्टेड रखेंगे, उस पर कुछ भी नहीं आने देंगे, ना कोई नोटिस, नथिंग। सो इस वजह से गवर्नर्स और जो बेस ऑफिशियल्स हैं उनको अलाउड नहीं होता। ये साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, वरना ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी हाउस को। प्लस ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा एडवोकेट कंट्री के लिए और गवर्नर ने अपॉइंट करा एडवोकेट अपनी स्टेट के लिए। साथ ही साथ ये नॉमिनेट करता है एक मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। सो सीएम होता है हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, साथ साथ मिनिस्टर्स आता है जो कि अपॉइंट करे गए गवर्नर के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। चीफ मिनिस्टर खुद रिकमेंड करते हैं गवर्नर को और फिर ये लोग अपॉइंट करते हैं अलग अलग मिनिस्टर्स को। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट के, और चीफ लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट के सभी लीगल मैटर्स पे। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है हाई कोर्ट में प्लस सुप्रीम कोर्ट में। अपॉइंट और रिमूव कर जाता है गवर्नर के द्वारा, उनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, बट 62 ईयर्स से इनकी उम्र कम होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट यानी कि जो कि स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ उसी स्टेट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि जो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का उसके अंदर भी यही रिप्रेजेंट करेंगे उस स्टेट को। बट जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया के, अटॉर्नी जनरल सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर यूनियन गवर्नमेंट को। डन। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लास्ट बॉडी हमारी जो है जुडिशरी। सो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है जैसा मैंने आपको बताया था। जुडिशरी के अंदर हमारी और 3 सब ब्रांचेज हैं। सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, जिसका डोमिनेंस पूरी यूनियन पूरी कंट्री के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक है इंडिया के अंदर, जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट, जो कि बस एक ही है। यह हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का। सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको हेड करता है, और कॉलेजियम के अंदर टोटल 33 जजेस हैं। इसका कंट्रोल है सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। सो सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ हाई कोर्ट, इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट हुए सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ये सब। देन उसके बाद आता है हमारे हाई कोर्ट, जो कि हर स्टेट का एक होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री का एक है, स्टेट कोर्ट हाई कोर्ट सभी स्टेट्स के अंदर एक एक है। वन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, मैंने ऑलमोस्ट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि 2 स्टेट्स के एक हाई कोर्ट है। हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का, इसका जो हेड होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। यहाँ पे होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। करंटली टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्वियसली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन है सबसे ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर, यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो 4 स्टेट्स को कंट्रोल करता है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वहाँ पे असम हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश के मैटर्स, नागालैंड के मैटर्स प्लस मिजोरम के मैटर्स सुलझाया जाता है। इसको याद करने का मैंने फार्मूला बनाया नाम। सो आप याद रख सकते हो किसी और फार्मूला से भी। नाम एन से हो गया नागालैंड, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम एंड एम से मिजोरम। सो ये फार्मूला मेरा, बाकी आपको कुछ और अच्छे से आप बना सकते हो, आप उससे याद कर लो। उसके बाद आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक होता है, जैसे कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स। देन ये था जुडिशरी के बारे में। अब आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। सो इस सिस्टम को हम लोग बाई कैमरलिज्म भी बोलते हैं, और या फिर बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिया का जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है हमारा वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब जहाँ पर पावर 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। सो टोटल इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर बाई कैमरलिज्म है, जिसमें से कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। पहले J&K में भी था, बट J&K में हटा दिया गया 2019 के बाद से, जब से J&K ऑर्गेनाइजेशन बिल आया, जो कि 2019 में आया था, जब आर्टिकल 370 को J&K से हटाया था। सो जैसे मोदी जी बोलते रहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। सो कुटुंबकम से आप कुटुंब याद रखो, कुटुंब से आप ये सारे स्टेट्स याद रख सकते हो। K फॉर कर्नाटका, U फॉर उत्तर प्रदेश, T फॉर तेलंगाना, A फॉर आंध्र प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र एंड B फॉर बिहार। सो कुटुंब इज द फॉर्मूला जिससे आप याद रख सकते हो कि किन 6 स्टेट्स के अंदर बाईकैमरलिज्म है इंडिया में। सो सबसे इसमें आता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में से बोलते हैं विधान परिषद, इसे बोलते हैं विधानसभा। अब इसको याद करने का फॉर्मूला बताता हूँ कि परिषद और सभा कन्फ्यूजन हो जाओ। सो सभा मतलब होता है काफ़ी सारे लोगों का जमा होना, एक मीटिंग। सो जब भी सभा की वर्ड आएगा तो सभा मतलब कि काफ़ी लोगों का मिलना, यानी कि असेंबली पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के मिलते हैं। सो विधान का मतलब तो आपको पता ही है लेजिस्लेटिव, और सभा जहाँ पे वर्ड आ जाएंगे वहाँ पर असेंबली से रिलेट करके उसको लिख देना, तो यानी विधानसभा मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये अपर हाउस है, आर्टिकल 169 के अंदर दिया हुआ है। 1/3 MLCs यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट करे जाते हैं स्टेट के MLA के द्वारा। 1/3 मेंबर इलेक्ट करे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ और अदर लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। 1/6 मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा अलग अलग फील्ड से, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा। 1/12 मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं इलेक्टोरेट ऑफ टीचर्स, ऐसे टीचर्स जिनके पास एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस हो टीचिंग में और सेकेंडरी स्कूल से ऊपर या फिर सेकेंडरी स्कूल का। ये याद रखने की 3 years का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, सिर्फ वही टीचर्स इलेक्ट कर सकते हैं। प्लस 1/12 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट होते हैं वो इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर्स को। मिनिमम एज 30 years चाहिए। इसका टेन्योर है सेम एज राज्यसभा, जो राज्यसभा का टेन्योर है वही इसका टेन्योर है। राज्यसभा का टेन्योर क्या है? 6 years। सिमिलरली इसका टेन्योर है 6 years, और इसके साथ साथ जो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ है वो है 40 और मैक्सिमम है नॉट 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500।
और लोएस्ट है इसकी 60, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ 500 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 40 रहनी चाहिए और मैक्सिमम 1/3 से लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 1/3 ऑफ 500 इज समथिंग अराउंड आई गेस 166, तो 166 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लोअर हाउस है, आर्टिकल 170 के अंदर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग इलेक्ट करते हैं एक मेंबर, फिर वो आकर के बैठता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। मिनिमम एज 25 ईयर्स चाहिए, टेन्योर 5 ईयर्स का, और ये डिजोल्व करा जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिजोल्व नहीं करा जा सकता। ये सिमिलर टू राज्यसभा है, ये सिमिलर टू लोकसभा है। अपर हाउस, लोअर हाउस, मोर पावर, लेस पावर, सो ये दोनों के अंदर सेम है ऑलमोस्ट, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। इसके बाद हम करते हैं लोकल गवर्नमेंट की बात, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कि जिला के अंदर होती हैं। दो टाइप की होती हैं, एक आती है हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दूसरी आती है हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी शहरी स्थानीय सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार। इसको म्यूनिसिपैलिटी, इसको पंचायत ये कहते हैं। ये बेस्ड होती है हमारी पॉपुलेशन पे, किस जगह पे कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल है नगर परिषद, नगर पंचायत है नगर पंचायत, इसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम ही कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत यानी जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। बहुत सारे गांव मिलकर के एक ब्लॉक बनाते हैं और काफ़ी सारे ब्लॉक मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। अब जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी है ये डिवाइड किस तरीके से है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वो एरिया को एडमिनिस्टर करती है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 मिलियन है। अगर जिस जगह पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, जिस जगह पर लोग 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहता है वहाँ पर कौन काम करेगा, वहाँ काम करेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जहाँ पर जिस सिटी के अंदर लोग 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, यानी 1 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम, वहाँ पर काम करता है म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषद या फिर नगर पालिका। और जिस जगह पर लोग 12,000 से ज़्यादा हैं लेकिन 40,000 से कम है, वहाँ पर काम करता है हमारा नगर पंचायत। और अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी जो है इस्टेब्लिश करी गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, 1992 ईयर याद रखना और 74 याद रखना, यह काम आएगा हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर। सो इसके जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं इलेक्टोरल बॉडी से, और ये जो उनका काम है यानी जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है वो काम है लोगों को गवर्नमेंट से जोड़ना। देन आप इसे याद रखो, 12,000 से ज़्यादा, 40,000 से कम नगर पंचायत, उसके ऊपर बढ़ेंगे 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम तो म्यूनिसिपल काउंसिल, और 10 लाख से ज़्यादा कितने भी, तो यहाँ पे आएगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देन और आगे इसमें मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी फिर एक चीज़ आती है, जैसे कि जो शहर है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के तहत मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी अंडर आर्टिकल 243ZE। सो 243 याद रखो, 2 को हम लोग Z की तरह ही लिखते हैं, सो वहाँ से Z आ गया, 3 को उल्टा करोगे तो E की तरह बनता है, तो 243ZE। सर ऐसे कुछ है ना, थोड़े थोड़े फॉर्मूले बना करके ना इस चीज़ को रिटेन करने की, याद करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं हम रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सो ये PRI भी कहते हैं इन्हें, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बनी है। सो 1992 में एक तो हमारा 74th CA है जिसके अंदर हमारी अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडी बनी, और उससे पहले यानी 74th से पहले 73rd में हमने पहले बनाया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 73rd में बात हुई गाँव के बारे में, उससे ऊपर बढ़े, फिर 74th में बात करी हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। सो पंचायत जो है वो आज के टाइम में 96% इंडिया के यानी कि 5.8 लाख विलेजेस लगभग कवर करती है, और साथ ही साथ 99.6% रूरल पॉपुलेशन को कवर करती है। ये प्रोवाइड करती है बेसिक नीड्स, जो कि गांव के लोगों की बेसिक नीड होती है उनको, साथ ही उनके इश्यूज़ को एड्रेस करती है और जो उनके कंसर्न्स होते हैं उनसे डील करती है। काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो कि PRI के अंडर में काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन सच एरियाज। और इसको डिटेल में समझाता हूँ आपको मैं। काफ़ी ये विलेज हो गई, 1 विलेज, 2 विलेज, 3 विलेज, ऐसे काफ़ी सारे विलेजेस मिल करके एक ब्लॉक बनाता है, और वो ब्लॉक गवर्न कौन करता है, वो गवर्न करता है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। काफ़ी सारे विलेजेस ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया, वो ब्लॉक गवर्न करा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने, और फिर ब्लॉक काफ़ी सारे ब्लॉक से मिलकर बनाया एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला परिषद। देन सो इसके अलावा यार आप लोग है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लेना 1992, थोड़ा पढ़ लेना इसको। लोकसभा और राज्यसभा इनके पावर एंड फंक्शंस पढ़ लेना, पावर क्या है प्रेसिडेंट की वो पढ़ लेना, J&K रिऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेना, और
एज लिमिट क्या है हर मेंबर की, प्रेसिडेंट, पीएम, एमपी, एमएलए, ये देख लेना। पीडीएफ के लिए मेरे को हाई पीडीएफ मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे, कहीं भी, दोनों चेक करता हूँ मैं, भेज दूंगा आपको। साथ ही साथ भाई वीडियो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइबर बनो, अच्छा लगता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस, थैंक्स अ लॉट।